चलें सर, आ जाए, क्विकली रिवाइज करेंगे अब तक जो हम पढ़ चुके थे। क्या अब तक हमने क्या पढ़ा था सर? IFRS 8 को एक दफ़ा क्विकली रिवाइज करना। IFRS 8 का ऑब्जेक्टिव क्या था? सेल्स भैया एक नहीं चाहिए, डिटेल्स चाहिए सेल्स की और बाकी चीज़ों की। बोला ठीक है। मतलब फिर हम उसने दूसरा ऑब्जेक्टिव हमसे कहा कि भाई सीन ऐसा है कि अदर देन, फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा आगे बढ़ते हुए कि स्कोप किस पे अप्लाई होगा? कंपनीज लिस्टेड और अबाउट टू बी लिस्टेड। फिर और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? हमने कहा सर 3 स्टेप मॉडल है इसका, मतलब 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप हम कहेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करो। ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करने की जब बात आई तो हमने कितने? पहला, उसके अंदर सलाहियत हो अपनी एक्सपेंसेस की और इनकम कमाने की भी। एक्सपेंसेस की तो होती है, इनकम की। दूसरा, CODM रिव्यू करता हो। तीसरा, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर ये तीनों बातें हुई मेरा बच्चा तो हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट है। अगर ये तीनों बातें ही नहीं हुई तो हम क्या कर देंगे? बोलेंगे बेटा ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं है। फिर और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा था? एग्रीगेशन क्राइटेरिया। इसने कहा अगर 5 बातों में एक है तो भाई क्या कर दो? एग्रीगेट। पहली बात नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तीसरा हमने कहा टाइप एंड क्लास ऑफ कस्टमर की नेचर से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रेगुलेटरी हमने कहा, और रिक्वायरमेंट। CACC की क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एक ही है? नेचर सेम है, भले मतलब बॉडीज अलग अलग हैं, मुल्क अलग अलग है, लेकिन नेचर क्या है? सेम है। सर फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? हमने कहा सर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड क्या होते हैं? 3 चीजें। पहली चीज रेवेन्यू, सेगमेंट के रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का, सेगमेंट के एसेट्स, टोटल एसेट्स का। तीसरी चीज प्रॉफिट या लॉस में से जो भी हायर होगा 10% से ज्यादा हो। फिर और आगे बढ़े सर, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर 75% रूल, 75% वाला क्राइटेरिया है ना सर। हमने कहा अगर जिसको आप कह रहे हो रिपोर्टेबल है उसको आपने क्या करना है? उसकी एक्सटर्नल सेल्स टोटल ओवरऑल कंपनी की सेल्स का 75% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ही है। चलें सर अब आगे बढ़ेंगे, और आज की क्लास में आप देखेंगे सबसे पहले मैं आपको क्या खुला रहा हूँ? स्टडी टेक्स्ट। कितने लोग के मोबाइल में है? क्यों डाउनलोड नहीं किया अभी तक? तुम्हें यकीन नहीं है कि FAR2 के बारे में? भाई आ जाएं सर, सबसे पहले आ जाएं। अच्छा स्टडी टेक्स्ट में क्यों पहले पढ़ा रहा हूं? क्योंकि सर अब हमें कुछ इसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे पास पेपर्स पे, ठीक है? इसके जो पास पेपर्स हैं MCQ से, लेकिन स्टडी टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? इसके पीछे वजह यही है कि अगर जो ये स्टडी टेक्स्ट अगर ये हमने अच्छे से कवर कर ली तो हम इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को भी बड़े आराम से ये कवर करेंगे। आ जाए और सर इसमें से बहुत सारे सवाल डिस्क्लोजर बेस्ड जैसे आने वाले हैं जो कि हमें आगे इंशाल्लाह आसानी भी देंगे। चलें सर आप आ जाएं। देखो अब तुम्हें ये बात तो पता ही है कि सर आज से एक अटेम्प्ट पहले, मतलब पिछले अटेम्प्ट से पहले FAR2 का जो पेपर था सर वो क्या होता था? ओपन बुक। अब ओपन बुक, तब थ्योरी थोड़ी सी क्या हो गई है सर? इम्पॉर्टेंट हो गई है। थ्योरी थोड़ी सी हो गई है इम्पॉर्टेंट। ओहो मैंने गलत PDF पे खोल लिया इसको। चले फिर भी वहाँ पे एग्जाम में तो टाइम कहाँ मिलता होगा? सर बुक खोलने का टाइम तो नहीं मिलता था, लेकिन ICAP को ये गलत फहमी थी। मैं कहता हूँ ICAP को एक बेचारे को गलत फहमी थी कि तुम लोग MCQs जो है बुक खोल के करते होगे। सही है। ICAP को सर देखें, और ICAP मैं बताऊँ ये बेवकूफ़ी करता है कि उसको लगता है कि अभी जैसे आपको एक रिसेंटली आप पता है उसमें क्या हुआ है BFD में? पूछे क्या? BFD में इससे पहले था, हमारे टाइम से पहले जब मैंने BFD दिया उससे पहले सर BFD में रूल था कि आप अपनी पसंद के, किसकी पसंद के, कोई भी 3 जो है किताबें लेकर के आ जाए। चाहे आप चाहें तो क्लास का रजिस्टर लेके चले जाएं,
सही है, इसके ऊपर आके अपने लगा दी पाबंदी। दूसरा फिर आया कि चले भाई अपनी पसंद के नहीं आई कि अपने कहा कि रजिस्टर ना लेकर किताब भी कोई भी लेकर के चले जाए। अब जो तीसरा आ गया, अब ये उसने कहा एक खातून होती हैं, ख़वातीन माशाल्लाह ऑनलाइन में बैठी हुई हैं, इसलिए में ख़वातीन होती हैं ना, कभी कभी इनका जब माइंड आउट होता है ना, तो बड़ी खातून होती हैं, उनको पता चला क्या मतलब BFD ओपन बुक है, ये तो चीटिंग है। बोला मोहतरमा दुनिया भर में ओपन बुक पे पढ़ते, बोला नहीं, बोला BFD में अब आपको कोई ओपन बुक ख़त्म है, अब आपको सिर्फ एक फार्मूला शीट मिलेगी। सही है, अब आपको उस तरीके से करना है। हालांकि सर BFD में बड़े आराम से छापाई के नंबर आते थे, आराम से 8-10, क्योंकि हमने तो छाप लिया, खैर अब आज के बच्चे नहीं छाप सकेंगे। और आप लोग तो जो है जब जाएंगे तो वैसे ही तुम लोग को तो उस पर करना है। अब चले सर आ जाएं, ऑपरेटिंग सेगमेंट की बातें हम थ्योरी में थोड़ा यूजफुलनेस ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। सही है सर कि भैया जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होते हैं इनकी यूजफुलनेस क्या है, ये किसी काम के भी होवे हैं या नहीं होवे हैं। नजर आ रहे तुम लोगों को? नहीं अब बेहतर है। कह रहे मैनी एंटिटीज कैरीड आउट सेवरल बिजनेसेस एंड ऑपरेट इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज। सही है जी, अक्रॉस दी वर्ल्ड ऑफ दिस बिजनेसेस एंड ज्योग्राफिकल सेगमेंट कैरीज विद डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, डिफरेंट रेट्स हमने कहते हो जाते हैं ऑफ प्रॉफिट। अब उसने कहा भी जब देखो जब इतनी सारी चीजें हैं तो अब आपके लिए क्या करें, फिर आता है IFRS रिक्वायर्ड द सेगमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू इनेबल इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, नजर आ रहा है तुम लोगों को? IFRS required the segment should be provided to enable investors to understand the impact that the different segments of a business may have on the business as a whole। भाई इसका सिंपल सी बात है, इसकी यूजफुलनेस क्या थी? इसी चल रहा है यार, उसामा बाहर जाओ से रिमोट लेकर आ जाओ, बोल सर रिमोट मंगा दे। The aggregated financial information provided by segmented reporting allows for analytical review on the segment by segment basis, which will provide greater understanding of it। देखा सुनिएगा, बचपन में पढ़ा है तुम लोगों ने, एक मैनेजमेंट होती है और एक क्या होता है भाई? पढ़ा है बचपन में, एक मैनेजमेंट होती है और एक क्या होता है? ऑनर्स होते हैं। ठीक है सर, तो अब हमने कहा भैया जब मैनेजमेंट हैं और ऑनर्स हैं तो हमने कहा मैनेजमेंट और ये कहते हैं 24 पर लॉक किया हुआ है भाई, उसको खोल, उसको देख, वो उसको जब छुपाते हैं ना उसका मतलब ये होता है। वही तो कह रहा हूँ, ये नहीं इसके कौन सा उसको बोल, तो हवा फेंक रहा था, उसको बोल सर बुलाने, बोल इनको 16 पे करो। चलो आ जाए सर। हमने कहा कि डिसएग्रीगेटेड फाइनेंशियल, भाई देखिए सिंपल सी बात है, इसकी यूजफुलनेस क्या है? हमने कहा इसकी यूजफुलनेस ये है कि आपके पास जो डिटेल होगी वो आपको बेटर डिसीजन मेकिंग करने को शेयर। यार इनकी टेम्परेचर कम करो, गर्मी हो रही है। आ जाए अब सर, IFRS 8 applies to entities whose debt or equity instruments are traded in and also to the entities that are in the process of becoming quoted। सही है सर। फिर कह रहा है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब बच्चे अपने पास समरी में रिकॉर्ड करेंगे और यहीं से मैं तुम्हें बताता हूं ना मेरा चंदा के स्टडी टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। कह रहा है व्हेन अ पेरेंट एंटिटी प्रेजेंट्स बोथ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज द पेरेंट्स सेगमेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ओनली इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल। क्या मतलब है सर इसका? सर जब आपके पास कंसोलिडेटेड भी होती है और इंडिविजुअल स्टैंड अलोन भी होती है ना, तो आप सेगमेंट इंफॉर्मेशन किस पे अप्लाई करते हो? क्यों? बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा सर दोनों पे देने का फायदा नहीं ना, एक ही देखो बुक एक ही जाती है, उसमें पहले होती है कंसोलिडेटेड, एक होता है सर कंसोलिडेटेड क्या होती है? पेरेंट और सब्सिडरी की मिला करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, ये हमें पता है ना, ये बात बोला है। नॉट एवरी पार्ट ऑफ एन एंटिटी इज ऑपरेट नेसेसरी इन ऑपरेटिंग सेगमेंट और पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। फॉर एग्जांपल अ कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर और सम फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में नॉट अर्न रेवेन्यूज, वही बात जो हमने पढ़ी थी। सही है। द टर्म CODM आइडेंटिफाइज, भला जो ये CODM है ना भाई, ये क्या आइडेंटिफाई करता है? आइडेंटिफाइज
अ फंक्शन नॉट नेसेसरीली अ मैनेजर विद, वही बात हमने कहा सर सीओडीएम यूजुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है आगे बढ़े हम कि ऑपरेटिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करना है, सही है। तो ये सब बातें थी इसकी, हमने कहा ये इतनी। फिर आ जाते हैं सर, ये कह रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ सेगमेंट मैनेजर सीओडीएम की बातें कर रहे हैं। अब आते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सर ये क्या मीन है इसका? देखो इस पॉइंट में ये समझा रहा है कि हो सकता है कि मैनेजर एक हो और वो दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, सेगमेंट्स को देख रहा हो। कंपनी कॉस्ट कटिंग के लिए करती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, यूनिलीवर जो था ना, उसमें क्या होता था, जब कोई बंदा रेलेवेंट नहीं होता था ना, तो आइसक्रीम की फैक्ट्री और फूड्स की फैक्ट्री में कोई मुश्किल से 5 किलोमीटर का फर्क था। तो जो यूनिलीवर का आइसक्रीम का वर्क्स मैनेजर होता था, जो आइसक्रीम का हेड होता था, आप समझे ना, वो और फूड्स का हेड एक हो जाता था कुछ टाइम के लिए। तो हो सकता है, बोला इस किस्म के काम भी हो सकते हैं। फिर आगे आते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के लिए उसने वही 5 बातें बताई। मुझे एक बात बताओ, एग्रीगेशन के लिए तो मैं बताया था कोई एक वर्ड यूज़ करता है, वो क्या होता है? क्या वो वर्ड होता है? हमने बताया था वो तुम एक वर्ड यूज़ करेगा कि ये एक चीज़ में सेम है, सिमिलर इकोनॉमिक, है ना। कह रहा है अब ये सवाल एग्जांपल 1 को लिख लो, मार्क एज इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, सही है। कह रहा है सवाल फॉर एंटरप्राइज दैट आर एंगेज इन डिफरेंट बिजनेसेस विद डिफरेंट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग these enterprises is greatly enhanced if it is supplemented by information on individual business segments. कह रहा है explain why the information content of financial statement is improved by the inclusion of segmental data. वही बात है better decision making, अभी जो हमने पढ़ा है ना। Discuss how IFRS 8 requires that segments be, देखिए सर यूजफुलनेस में वही बात जो ऊपर से छापी है कि बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, ज्योग्राफी होती है। अब आते हैं IFRS 8 कैसे करता है। IFRS 8 defines an operating segment as a component of entity, से बता दिया क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर इसने वही बात बताई कि हर पार्ट नहीं होता। फिर वही बात कि IFRS 8 की पूरी एक समरी है। जब इस किस्म का सवाल आ जाए ना थ्योरी में कि भाई आप ये बताएं कि IFRS 8 कैसे हेल्प करता है सेगमेंट एनालिसिस में, तो इसका मतलब क्या है? आसिफ भाई आपने पूरा IFRS 8 छाप देना है, ठीक है, समरी। लेकिन सर बहुत मुश्किल है यह है, लेकिन एग्जामिनर पागल है, उसने अगर कभी मूड हुआ कि चलो भाई इनको आज लिखवाओ तो ये पूछ लेगा। अब रिपोर्टेबल सेगमेंट हमें पता है ना आसिफ भाई। अब आ जाते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट पे, हम आए 10% क्वांटिटेटिव। अब आ जाए सर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे इधर देखेंगे। ये कह रहा है रिपोर्टेबल एंटिटीज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सेपरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेगमेंट, अ सेगमेंट इफ इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज और रिजल्ट ऑफ एग्रीगेटिंग 2 सेगमेंट्स। फिर कह रहा है एंड एक्सीड्स दी, ये तो हमें पता है ना। अब देखो स्ट्रीट टेक्स्ट में ये बातें लिखी हैं जो कि IFRS 8 also specify other in which separate information about a segment shall be reported. इसने कहा देखो ये तो थ्रेशोल्ड है, ये तो तू भाई करेगा ही करेगा, ऐसा ही है पक्का। फिर आगे आते हैं यूजफुलनेस क्राइटेरिया। Operating segments that do not meet any of the 10% threshold may be considered and separately if management believes that information about the segment would be useful to users of the, मतलब मैनेजमेंट को चॉइस दे दी कि तुम चाहो भाई मिनिमम, तुम्हें ये तो मिनिमम दिखाने ही दिखाने। क्या कह रहा है? तुम चाहो तो कोई और भी दिखा सकते हो, अगर तो मैनेजमेंट चाहे शेयर होल्डर को दिखाना। यूनिलीवर ने कहा सपोज करें कि भाई हमारा फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट्स नहीं बन रहा एक सेगमेंट, बोला तुम चाहो तो दिखा सकते हो, बोला 2 तो बताई नहीं, बाकी की भी चीज़ें बताई देंगे। फिर आगे कहते हैं कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन, वही बात जो एंटिटी में कंबाइन इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड इंडिविजुअली टू प्रोड्यूस अ सेगमेंट ओनली इफ द सेगमेंट्स हैव सिमिलर, सही है। हमने कह दिया कि वही बात कि अगर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन क्राइटेरिया मीट नहीं कर ले तो आपको क्या कर देना है, फिर भी साथ शो कर सकते हैं। फिर कह रहा है कंटिन्यूइंग, अब सुनना सर सेगमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा, क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड क्या था, 10% ऑफ रेवेन्यू, 10% ऑफ एसेट्स और सम ऑफ हायर। अब एक सेगमेंट पिछले 6 सालों से तो रिपोर्टेबल था, इस साल रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को लगता है कि यार ये सेगमेंट है सिग्निफिकेंस हमारे लिए, इस साल इसमें कुछ मसला हुआ, रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन क्या है तो उसको भी आप दिखा सकते हो। मतलब ये सिंपल अल्फाज में कह रहा है भाई मैनेजमेंट जिसको चाहे ना, और फिर 75% तो हमें पता ही है ना। फिर आ जाते हैं प्रैक्टिकल
अब आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आई इस पे एमसीक्यू बनाएगा, एमसीक्यू के लिए लिख लो इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई तो नॉटी है ना। देयर मे बी अ प्रैक्टिकल लिमिट टू द नंबर ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट दैट एन एंटिटी सेपरेटली बियॉन्ड विच सेगमेंट इंफॉर्मेशन में बिकम टू डिटेल्स ने का बहुत सारी प्रैक्टिकल लिमिट्स हो सकती हैं। फिर आगे आते हैं, ऑल्दो नो प्रोसाइज लिमिट हैज बीन डिटरमाइंड एज द नंबर ऑफ सेगमेंट दैट आर रिपोर्टेबल इंक्रीजेज द एंटिटी शुड कंसिडर वेदर। अफसर सुनिए, उसने कहा भाई अब कंपनी ने कहा हमारे तो रिपोर्टेबल बन रहे हैं 15, एग्रीगेट के बावजूद भी कितने बन रहे हैं, बोला फिर तुम चाहो ना तो तुम एक लिमिट लगा सकते हो कि भाई साहब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है अकाउंट्स में और इतनी डिस्क्लोजर की जगह भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे एक लिमिट लगा दें। बोला अगर कोई लिमिट उसने स्टैंडर्ड ने नहीं बताई, बट एक उसने ये स्ट्रेट टैक्स वाला बता रहे कि भैया कि अगर आपको लगता है कि 10 हो गए सेगमेंट रिपोर्टेबल तो फिर आप चाहो तो बाकी को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अब कहीं देखो पेज नंबर रजिस्टर में लिख लो कि तुम्हें एंड में जो है ना ये पेज नंबर है किताब का मेरा बच्चा, पीडीएफ का तो 425 है, हाँ यार कर दे 421। क्या मैं क्लियर हूँ यार? प्रैक्टिकल लिमिट होगी तो फिर तो कंपनी के ऊपर उसने छोड़ दिया, तो फिर कंपनी यही देखेगी कि जिनको पिछले सालों में ज़्यादा हम डिस्क्लोज करते हैं उसी के ऊपर जाएंगे कि वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, या कोई किसी के अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा होगी तो कंपनी हमेशा मैनेजमेंट क्या चाहेगी जिसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आए, तो उसको अब उसको चैलेंज कौन करता है? मैनेजमेंट ये सब करके देखो, उसको चैलेंज कौन करेगा? ऑडिटर। तुम लोग जो बनने वाले हो इंशाल्लाह बोलेंगे सर ये इसको क्यों बताया, इसको क्यों नहीं बताया, समझ रहे हो? फिर वो ऑडिट फर्म जो है ना वो बोलेगी भाई आप क्योंकि तरफ बोला ना ऑडिटर, अकाउंट्स कौन बनाता है? ऑडिटर। लेकिन खैर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिटर बनाता है, सही है। फिर वो कहता है भाई सब चीज़ चले सर, ये हमने कहा ये सारे सवालात जो थे ये हम कर चुके हैं अलग अलग नामों से, सही। अगर आप नंबर देखेंगे आपको क्लिक होगा, आ जाए सर। फिर इससे देखें ये आईकेप का तरीका कार्य करने का, सही है। आईकेप ने किस तरीके से प्रेजेंटेशन दिएगा, आईकेप की प्रेजेंटेशन है, हमारी प्रेजेंटेशन है। आईकेप में और हमारी प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क है बताओ मुझे? नहीं, एक चीज़ में फ़र्क है, नहीं तो सर आईकेप ने एक काम किया जो कि हमने, और देखो आईकेप ने अच्छा काम किया है सर। आईकेप ने सर टोटल परसेंटेज के साथ साथ अगर आप देखें यहीं पे उसने 75% क्राइटेरिया मार दिए, समझे? आईकेप ने सर यहीं पे 75% रूल अप्लाई कर दिया इस वाले कॉलम में, सही है कि भाई ये टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का कितना है, सही है। अलग से वर्किंग, फिर उसने उसको एक्सप्लेन किया, चलिए भाई हमने क्या बताया, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं, टाइम ही नहीं होगा। सेगमेंट डेटा फॉर अ प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड फॉर कंपैरेटिव पर्पसेस शैल बी रीस्टेटेड टू रिफ्लेक्ट दी न्यू रिपोर्टेबल सेगमेंट। आप सर सुनिएगा, पिछले साल आपने आईएफआरएस शीट का डिस्क्लोजर दिया था, उस टाइम पे इस दफ़ा एक नया सेगमेंट रिपोर्टेबल बन गया जो पिछले साल, तो उसको आपने याद है 16 में कंपैरेटिव डेटा बना देते, तो इस दफ़ा उसको कंपैरेटिव में शो करना पड़ेगा, पिछले साल वाला जो इस साल नहीं था उसकी पिछले साल की डिटेल्स भी डालनी पड़ेगी। सब थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में उसको 8 नंबर से ज़्यादा सवाल नहीं बनाना, तो पूछेगा, सही है। फिर कह रहा है और बोला सबको बाकियों को कंबाइन कर दोगे तुम। फिर आगे आते हैं हम, कह रहा है डिस्क्लोजर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? इसके हाँ, लेकिन उसने अलग से बता दिया, कह रहा है अगर इस दफ़ा एक नया सेगमेंट बनाए पिछले सालों में वो सेगमेंट, तो फिर तुम्हें उसकी पिछले साल की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। फिर आगे आके पढ़ते हैं डिस्क्लोजर्स, क्या कह रहा है डिस्क्लोजर में? An entity shall disclose information to enable users of its financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which and the economic environments in which, सही है। इसमें आपको बताना है कि भाई नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। फिर कह रहा है the entity shall disclose factors used to identify entities reportable segment। सर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड है, सिग्निफिकेंट है, मैनेजमेंट चाहती थी, सही है।
फिर कह रहा है जजमेंट्स मेड बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग दी एग्रीगेशन, कि इन्हें अगर एग्रीगेट कर रहा है तो ये लिख के देगा कि भाई CACCA की नेचर वैसे डिफरेंट है लेकिन चीज़ें सेम लगती है हमें। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड an entity shall disclose the following for each period for which a statement of comprehensive income is presented. Reported segment profit or loss including revenues and expenses included in reported segment. Reported segment assets and ये भी हम बताते हैं। और द बेसिस ऑफ, सर बेसिस ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है? नो, बेसिस ऑफ मेजरमेंट क्या है? जो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड थे ना, वो कि किस बेस पे आप इसको रिपोर्टेबल बना रहे हैं। ठीक है, रिकंसिलिएशन, फिर अगर आपको रिकंसाइल करनी है वही बातें, सेगमेंट रेवेन्यूज, रिपोर्टेड प्रॉफिट, सेगमेंट एसेट, सेगमेंट एंड अदर मटेरियल। फिर कह रहा है ऑल मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम शैल बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड एंड टू एडजस्टमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या मतलब है सर इसका? ऑल यस सर, उसने कहा जितनी भी अगर आपकी अकाउंटिंग इंटरनली आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देंगे, एक अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन आप IAS के हिसाब से नहीं करते तो इसके हिसाब से आपको पूरी चीज़ें बतानी है। फिर कह रहा है रिकंसिलिएशन फ्रॉम ऑफ द SFP अमाउंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ईच डेट एट विच SFP इज प्रेजेंटेड। वही बात है कि अगर आप 2 सालों का डिस्क्लोजर दे रहे हैं तो दोनों सालों की रिकन बनाएंगे। इन्फॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड शेल बी रीस्टेटेड एज डिस्क्राइब्ड इन IFRS 8। अगर पिछले सालों की कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हुई है उसको रीस्टेट करेंगे। IAS 8 पढ़ा है ना? बोला फिर आप चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन भी बता सकते हैं। एंटिटी शेल आल्सो डिस्क्लोज द फॉलोइंग अबाउट ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ द स्पेसिफाइड अमाउंट्स आर इंक्लूडेड इन द segment profit or loss reviewed by CODM or otherwise regularly provided to CDM. Even if not included in that measure of segment, revenues from external customers, revenues from with the operating segment of the same entity, interest revenue, interest expense, depreciation, material items of income and expenses. फिर कह रहा है entities interest in the profit and loss of associates and income tax ऑफिसर। इन सबको तुम एक दफा लिख दोगे रीड वंस, पेपर से सिर्फ एक दिन पहले जो है ना पेज नंबर के साथ इस पे लिख दोगे रीड वंस। जी, पेपर से एक दिन पहले मेरा बच्चा आपने क्या कर देना है? सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि वही बात इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर ना। अब आ जाए सर आगे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स। वही बात कि आपको बताना है, इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं सर, इसका पेज नंबर है मेरा बच्चा 424। फिर क्या कह रहा है ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, आपको बताना है रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स फॉर ईच प्रोडक्ट कितना था। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स टू द एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड एट्रीब्यूटेड टू ऑल फॉरेन कंट्रीज फॉर विच द एंटिटी ड्राइव्स रेवेन्यूज फ्रॉम। सर अब आपको ये बातें अलग से बतानी है कि आपने एक्सटर्नल कस्टमर से अपने मुल्क में, अगर मैं पाकिस्तानी कंपनी हूँ, पाकिस्तानी एंग्रो है, नेशनल फूड है, पाकिस्तान से कितना रेवेन्यू कमाया है और बाहर से आपने एक्सपोर्ट से कितना कमाया है। फिर नॉन करंट एसेट्स लोकेटेड इन द कंट्रीज ऑफ डोमिसाइल एंड इन ऑल in which the entity holds asset, non current assets in a foreign country if material। फिर कह रहे extent of reliance on including details if any customer's revenue is greater than। अब सर सुनिएगा उसने क्या कहा, उसने कहा देखो जो मेजर कस्टमर है उसके बारे में अलग से बताना है, और अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फॉरेन कंट्री के बारे में उसकी डिटेल्स अलग से देनी है, और अगर ये सब चीज़ें हैं इंटरेस्ट विंटरेस्ट तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें अलग से बतानी है। ठीक है, अगर तुम जो है यूजुअली करते हो ये सब बता दो। फिर कह रहा है मेजरमेंट ऑफ आइटम्स रिपोर्टेड है ना, फिर वही बात बता रहा है कि यार आपको किस तरीके से बताना है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने कैसे की हैं, एलोकेट आपने कैसे की है कुछ कॉस्ट सही है लाइबिलिटीज़। फिर कह रहा है प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। सर ये सारी बातें थी, अब आ जाते हैं गौहर वाला सवाल, हम कर चुके हैं अलग नाम से शायद, है ना, और एक सवाल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, बल्कि ये होमवर्क वाला सवाल है मोस्ट प्रोबेबली। ये आपने अपना हाँ सर, तो ये आप देखें इसका डिस्क्लोजर जैसा हमने बनाया है वैसा ही है,
सही हो सकता है नाम चेंज हो लेकिन डिस्क्लोजर क्या है, सेम है। रिपोर्ट टेबल बना रहा है, फिर ये देखें डिस्क्लोजर दे रहा है कि भैया क्या किस हिसाब से होगा। और फिर हम आगे आए, फिर इसने और एग्जांपल्स दी। अब आ जाए सर ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स पे आते हैं शहजाद इंडस्ट्री। लेकिन इससे पहले अभी हमने ताज़ा डिस्क्लोजर पढ़े ना, तो आए एक सवाल कराते हैं आपको। तैयार हैं? आए सर आए, ये सवाल स्क्रीनों पे भी आपको नजर आ रहा है, पढ़ते भी हैं सर। रोशनी आपकी जिंदगी में है क्या, मतलब इल्म की रोशनी। रोशनी इज अ लिस्टेड कंपनी दैट एंगेज इन दी of textile products. RL generates 30% of its revenue from out of which, देखो मैं 30% टोटल रेवेन्यू का कहां से डिराइव करता हूं, मिडिल ईस्ट से। out of which 60% are made to only one customer. अब सर 30 का 60% कितना हुआ, 18 है ना। तो 18% टोटल का हकीम भाई को मिलता है। ये किसका, अभी नहीं किसका था मेजर कस्टमर, हकीम। RL has various पास पेपर का सवाल है ये। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स अपार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स, सम ऑफ दीज सेगमेंट्स मेक, कुछ इंटरनल भी करते हैं। फॉलोइंग अमाउंट्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम RL's ड्राफ्ट फाइनेंशियल फॉर, इसने कह दिया रेवेन्यू इतना था टोटल, ऑपरेटिंग इतने थे, प्रॉफिट इतना था, एसेट्स लायबिलिटीज। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड टू दी CODM of each segment. However, following disclosures on operating segment is prepared for inclusion in, अब इसने कहा देखो मैंने ये नोट बना दिया है बस, एक्सटर्नल रेवेन्यू इतना था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने थे, नेट इंटरेस्ट इतना था, प्रॉफिट बिफोर और एसेट्स इतने थे। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें ना तो बहुत सारी चीज़ें। अब मैं ये कह रहा है रिक्वायरमेंट में लिस्ट ऑफ एरर्स एंड रीड्राफ्टिंग ऑफ डिस्क्लोजर एज, सर इसके मार्क्स थे 8। कितने मार्क्स थे, अभी 8 नंबर का सवाल है ये, इसने तुम्हें बता दिया मेरा बच्चा डेटा। शुरू हो जाओ, क्या गलतियां हैं डिस्क्लोजर में। देखो ये डेटा है और इसने यही डिस्क्लोजर भी बनाया हुआ है, एक ही डिस्क्लोजर। एक गलती को बताने का 1 मार्क्स है भाई। चले बच्चों, जब तक ये बच्चे डायमंड वाला सवाल देख रहे हैं, मेरे ख्याल में मैं बाहर गया था तो इसके बाद मैंने म्यूट पे कर दिया था। सही सर, जब तक ये बच्चे, मुजम्मिल इसको देख लेना बेटा, थोड़ा कट कर लेना। तो जब बच्चे ऐसे भी है ना जो कि बता आ जाए। चले सर, जब तक ये बच्चे डायमंड वाला सवाल कर रहे हैं, बच्चों ये डायमंड वाला सवाल है बहुत ईजी। हम बढ़ेंगे आगे, सही है, और हम पिछले सवाल पे आएंगे। तो पिछले सवाल पे मेरा बच्चा जो 8 गलतियाँ थी, जो 8 एरर्स से, मैं क्विकली उसको ओवरव्यू दे देता हूँ। सही है सर, इसने लाइबिलिटीज़ नहीं बताई थी, इसने जो है इंटरनल रेवेन्यू नहीं बताया था, 75% रूल कंप्लाई विद नहीं हो रहा था, इंटरेस्ट को नेट कर दिया था, ये पॉइंट इसने खैर इजाफी बनाया। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट अगर है भी तो अलग, टोटल एसेट्स टाई नहीं कर रहे थे, 30% एक्सपोर्ट सेल्स थी और सेगमेंट वाइज लाइबिलिटीज़ भी नहीं आई थी। ठीक है, तो हमने यार डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इनकम टैक्स शुड आल्सो बी, और मटेरियल आइटम भी इसने, तो इसने 8 की जगह 10 पॉइंट लिखे हैं। लेकिन आप 7 भी लिखेंगे, 8 लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, 7 तो भी सही है। तो मैंने कहा सर एक ये सवाल था, इसके बाद जो अगला सवाल है मेरा बच्चा, वो सवाल था डायमंड। ये रहा सवाल आपके सामने। अच्छा, डायमंड की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे इधर देखेंगे 1 मिनट। डायमंड सुप्रीम फॉर्म की रिक्वायरमेंट बहुत, क्या कह रहा है डायमंड में, कह रहा है आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अलोंग विद जस्टिफिकेशन। का मतलब क्या है उसामा? सर आपको बेसिस बतानी है, रेवेन्यू की बेस पे, किस पे। 5 मिनट का सवाल है, ये भी 8 नंबर का सवाल था। 5 मिनट में सवाल खत्म हो जाना चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, ए और ई रिपोर्टेबल नहीं है, बाकी में बेसिस लिख ली। बहुत तेज हो गए हो। 75% रूल चेक किया।
सेट हो गया। समाप्त कर लिया, 75% लूज भी चेक कर लिया। रिजल्ट मंडे को है ट्यूसडे को है? मतलब ट्यूसडे को हमारी क्लास हो जाएगी इंशाल्लाह। क्यों हफ्ते को क्यों रखनी है क्लास? एक क्लास है जुम्मे को मुश्किल है। तो हफ्ते को एक क्लास नहीं होती क्या? MFA होती है, हफ्ते को जुम्मे को नहीं होती है? तो मुझे कोई इशू नहीं है। बस रेफरी से सैटरडे करेंगे आना ऐसे नहीं होगा। अभी कोई और क्लास हो रही है कैफ की यहाँ पे सैटरडे को? नहीं सैटरडे को सर वन ग्रुप ए की सैटरडे संडे ऑफ होता है। और ग्रुप बी की तला भाई की, सर साजिद, चलो करते हैं। कल की तो ले पहले। आए सर आए। अच्छा भाई मुझे बताएं क्या है इसके, कौन कौन से रिपोर्टेबल है? सब है? यही थ्रेशोल्ड बन रहे हैं आपके? ये सम ऑफ प्रॉफिट और लॉस यही बन रहे हैं? 24,200 और 37,000। पक्की बात है? और अगर आप देखें तो हमने कहा सर कौन सा नहीं है? देखो एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, कोई क्राइटेरिया नहीं, ये सारे क्राइटेरिया मीट करता है। ये प्रॉफिट का क्राइटेरिया मीट करता है, लॉस मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में ज़्यादा है ये भी कोई नहीं करता, और एसेट का। और सर इसके बाद इसने प्यार मोहब्बत से क्या समझा दिया है? देखा मैंने ये भी चेक कर लिया है कि भाई 75% रूल भी क्या है, कंप्लाई हो रहा है। ऐसा ही है सर? तो सर पास पेपर्स में अकेले इसके कितने सवाल हैं अब तक? 2। क्यों सर इतना कम क्यों पूछ रहा है ये? सर ये एक तो सिलेबस में 19 में आया था, इससे पहले सर ये फाइनल में होगा। हाँ फाइनल में भी पूछता नहीं था, क्योंकि उसको पता है यार ये इजी है, इसमें बच्चा आराम से मार्क्स। इसको एक दफ़ा मिला करके किसने पूछा है फाइनल अकाउंट्स में, वो सवाल में तब देखेंगे इसने पूरा सवाल दे दिया, बोला ये सेगमेंट है इसके नोट्स बना दे। अब आ जाते हैं सर MCQs जो कि बुक के हैं, आ जाएं। अब आ जाएं सर ऑपरेटिंग से। इसमें ये वाले MCQs कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, बुक से कर लेंगे, क्योंकि बुक अभी ICAP ने अपडेट की है थोड़ा टाइम पहले। तो आ जाएं। और इसमें कुछ MCQs इजाफी होंगे जो बुक के अंदर नहीं है, सही है ना? वो आप लोग होमवर्क के तौर पे करेंगे, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेटिंग सेगमेंट शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ and provide more information, enable users to see an entity through the eyes of management, enable an entity to provide timely। नहीं हैंड आउट में नहीं, यार ये सिर्फ आई के अपने नए जो अपडेट किए हम वो करेंगे। इसमें जो मैंने अपने हैंड आउट में डाले वो कुछ ACCA के डाले। फिर कह रहा है एनहेंस कंसिस्टेंसी विद द मैनेजमेंट, प्रोवाइड वेरियस मेजर्स ऑफ सेगमेंट परफॉर्मेंस और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिड्यूस स्टाफ। अब आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा सही है? 1 2 3 1 2 6 1 2 5 1 2 4। ये डिस्क्लोजर के ऊपर सवाल है, मतलब एक वो से पूछ रहा है कि बताएं भाई ये मतलब सॉर्ट ऑफ क्या चीज़ है, डिस्क्लोजर और ओवरऑल क्या बताता है? ओवरऑल बता रहा है कि आपने क्या बताना है। 1 2 6, इसको और बड़ा कर दें। हाँ जी मतलब ABCD में से बताएं कौन सा है। इसमें कुछ कॉमन सेंस भी है। पहले पॉइंट में क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड पॉइंट बनाता है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि यूज़र्स जो है उनको मैनेजमेंट के तरीके से चीज़ें दिखाता है, फिर कह रहा है कि बहुत कम पैसे पे यूज़र्स को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता है। क्यों कम पैसे नहीं लगते, ज़्यादा लगते हैं? अकाउंट से एक ही डिस्क्लोजर जाएगा बस। ये सर कम पैसे तो ऑलरेडी तुम मैनेजमेंट को दे रहे हो,
उसको छापना है यहाँ पर बस। फिर कह रहा है कंसिस्टेंसी करते जाए मैनेजमेंट के साथ, जो मैनेजमेंट डिस्कशन करती है, और कह रहा है वेरियस मेजर्स देता है परफॉर्मेंस के, मतलब तो हमने कहा इसका सर सही जवाब है डी, 1 to 5, 6 नहीं है। रिड्यूस स्टाफ के बारे में है ना सर। बाकी सर अगर आपको वो कॉस्ट बता रहे हैं, एक्सपेंसेस बता रहे हैं, मतलब रेवेन्यू बता रहे हैं, तो अलग परफॉर्मेंस के मेजर बता रहे हैं। चलिए जी एमसीक्यू नंबर 2 पे आते हैं, बहुत सिंपल है। An operating segment is a component of an entity 1, 2, 3 और 4, बताओ इनमें से कौन सा पॉइंट गलत है? अज्यूम कर लो उसको। हाँ भाई देखो, अगर हम साइड का काटेंगे ना, छोड़ मतलब वो करेंगे तो फिर नज़र सही से नहीं आएगा ना। एक वो माइनस है ना, एक जूम आउट 1% वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंट्रोल माइनस। मैं पता है वो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, ये सही है तो मुझे तो इशू नहीं, आ जाओ। 1 to 3 पक्की बात है, लॉक कर दिया जाए। 4th नहीं है, टैक्स सेपरेटली नहीं है, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन पूछ रहा है भाई। यस सर ये 1, 2, 3 ही है। 4th में कह रहा है टैक्स सेपरेटली, हमने कहा ये पॉइंट नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क एज इंपॉर्टेंट लिखेंगे पेपर के लिए। ये अ कंपोनेंट एंड एंटिटी दैट सेल्स प्राइमरीली और एक्सक्लूसिवली टू अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट, मतलब एक ऐसा जिसकी खाली इंटरनल सेगमेंट को सेल्स है। अब आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? इट मस्ट बी क्लासिफाइड, क्या उसको लाजमन ऑपरेटिंग सेगमेंट कहना चाहिए? इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, क्या उसको लाजमन एक्सक्लूड करना चाहिए? इट इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सेगमेंट इफ द एंटिटी इज मैनेज्ड दैट वे। इट इज इंक्लूडेड इन सेगमेंट इफ द मैनेजमेंट सो डिजायर्स। कितने लोग भाई ए और बी तो नहीं होगा, मस्ट वाली बात तो हमने कहा भाई जबरदस्ती तो किसी की नहीं मानेंगे। सी पे आते, सी कितने लोग कह रहे हैं? सी लग रहा है। इफ इट द एंटिटी इज मैनेज्ड दैट वे, कि एंटिटी को हम करते हैं, फॉर एग्जांपल बात करता हूँ सुजुकी की। सुजुकी जो इंजन खरीदता है ना, वो अपनी एक सब्सिडी से खरीदता है, तो उसका स्टाइल ही है ये। वो जो उसकी सब्सिडी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सुजुकी को क्या बेच रही है, और बाहर किसी को नहीं बेच रही है। सही है, तो उसकी सारी की सारी सेल्स क्या एंटिटी है, मतलब एक सुजुकी एक सेगमेंट है जो एंटिटी अपनी एंटिटी में ही बेच रहा है। सी और डी में कह रहा है अगर मैनेजमेंट चाहे तो उसको डिस्क्लोज कर सकती है। सर ज़्यादा अच्छा जवाब सी है, लेकिन डी भी गलत नहीं है अगर हम पॉइंट के हिसाब से देखो। जो नहीं उसने कहा था कि अगर मैनेजमेंट चाहे तो किसी को भी। सही है। अब आते हैं IFRS 8 शैल अप्लाई टू एनी कंपनी रिपोर्टिंग अंडर IFRS, ऑल अदर कंपनीज रिपोर्टिंग अंडर, है ना। बोला लिस्टेड कंपनीज को करती है, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी जो चाहे कि मैं IFRS के हिसाब से अकाउंट बनाऊं उसको करती है, या कोई भी कंपनी जो IFRS का, मतलब 2 और 3 एक जैसा नहीं है। बोला एक कह रहा है कि अगर कंपनी खुद चाहे तो प्रोवाइड करे उसके ऊपर। सही जवाब है सी। किस पे अप्लाई होता है? लिस्टेड और अबाउट टू बी। अबाउट टू बी लिस्ट के यहाँ पे जिक्र नहीं है ना। अब आ जाए, An operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn revenue। जिसने कहा ये ऑपरेटिंग सेगमेंट किसी ऐसी एक्टिविटी में जा सकता है जिससे इसको, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप ऑपरेशन, अभी उसने रेवेन्यू कमाना शुरू नहीं किया। एंड इट, अब बताएं, विल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट, मे बी रिपोर्टेबल, विल नॉट बी, और नन ऑफ द अबव, मे बी। अब सर ये 6 जो है ना, इसके बारे में कोई डेटा नहीं है, फिर भी इसने यहाँ पे इसको पूछा है। मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा। हेड ऑफिस एक्सपेंस कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स ऑन अ रीजनेबल बेसिस। आप चाहे तो उनको सेगमेंट्स पे एलोकेट कर दें। मस्ट नॉट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स, मस्ट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स, मस्ट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट और लॉस। ए, आप इसको चाहें तो एलोकेट कर सकते हैं। फिर कह रहा है 2 or more segments may be aggregated into a, if aggregation is consistent with the core principles of the segments have similar and the segments are similar in each of the following respects। सब चीजें 5 तो हैं, छठी चीज क्या है? पांचों ही है, छठी नहीं है ना सर। तो हमने कहा पॉइंट क्या है? 1 to 5 सही आंसर क्या है? अब सर यहाँ से शुरू हो गया इसका पास्ट पेपर का MCQ, ये 7 तक इसके अपने थे। अब आता है अकॉर्डिंग टू IFRS 8 इफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स बोथ
consolidated as well as parents segment information is required Parent company. only in parent, only in consolidated or in both. अभी हमने लिखवाया था Consolidated. only in Consolidated. consolidated. अब ये भी पास्ट पेपर का सवाल है, देखो अब जल्दी से बता दो 1 मिनट में. Operating segment of an entity have reported following profit or for the purpose of determining reportable segment. So बताया, आप बताए कि quantitative threshold of 10% would be applied on the amount of 160. D 160. 160 हायर ऑफ प्रॉफिट है ना सर. तो प्रॉफिट्स का टोटल बन रहा है 1 और लॉसेस का 90. तो हमने इसका 10% लिया तो मतलब जो है 160 का 10% होगा. ठीक है सर, आसान है. अब आते हैं, ये तो आपके दांतों की तरह साफ और साफ. एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, सब पास पेपर के सवाल हैं. प्रॉफिट और लॉस और एसेट्स आर सेगमेंट शुड बी एट लीस्ट the total amount of revenue that should be covered by reportable segment is at least 75. The total amount that should be divided is at least 75% external. अब आ जाते हैं which, अब देख रहे हो इसको, इसने MCQs पे ज़्यादा फोकस रखा है. और ये जो टॉपिक है ना, ये वो बॉलर है जो सबसे ज़्यादा रन खाता है. सुहेल तनवीर, आपने कहा इसको लगाओ, वहाब रियाज, इनको लगाओ बॉलिंग पे. और ये जो है, तो हमने कहा सर आ जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल क्लाइंट्स एट्रीब्यूटेड टू द एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसाइल. ये पढ़ा है. नॉन करंट एसेट लोकेटेड इन द कंट्री डोमिसाइल एंड लोकेटेड इन ऑल फॉरेन कंट्रीज. 1 2 1 and 2 both. 1 and 2 both. 14 पे आ जाओ. ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ एंटिटी हैव रिपोर्टेड फॉलोइंग प्रॉफिट और, ये रिपीट नहीं कर दिया इसने? नहीं. अच्छा, ये अब इसने बता दिया. बताओ रिपोर्टेबल कौन से हैं? जो 16 से ऊपर होंगे सारे ही हैं, है ना सर. अब ये फिर से 14 के बाद से इसने अपने सवाल बनाना शुरू कर दिए. ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ एन एंटिटी हैव रिपोर्टेड फॉलोइंग रेवेन्यू फॉर द ईयर. रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ 10% रेवेन्यू. क्या होगा भैया, जल्दी बता दे. 2280 का लूंगा या 1500 का लूंगा? 2280 का. 228 होगा भाई. 2280 का ऐसा ही है. 2280. चलिए सर, क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? अब एक सवाल आप लोगों ने, मैं बताऊंगा अभी आपका जो है ना, एक शहजादा वाला सवाल आपके पास आ रहा होगा. उसको एक दफ़ा पढ़ेंगे आप लोग कल से, और कल हम उसको डिस्कस करेंगे. जे वाला सवाल इजी है, शहजादा भाई को आपने करना है. ठीक है जी, पढ़ के आना है. शहजादा वाला सवाल अच्छा सवाल है. अब सर कल से इंशाल्लाह कौन सा टॉपिक शुरू होगा? IAS 41 पहले करेंगे. 4 क्लासों में IAS 41 इंशाल्लाह हो जाएगा. भी हैं 5 मिनट, ख़त्म हो जाएगा. और उसके बाद मतलब जो है हम 16 शुरू कर देंगे लीजेस. सही है. इस हफ्ते भी 4 क्लासें होनी थी. किसी कोई मेरी क्लास है भी क्या कोई और? सर जूनियर की कितने बजे? बस सर को बोले 5 मिनट वेट करें. ठीक है सही. यहाँ तक हम क्लियर हैं, पक्की बात है. चलें सर आज की क्लास के स्टोरी टाइम पे आते हैं. कल फिर इंशाल्लाह शहजादा वाला मुश्किल से 5. हाँ, इसके अंदर बुक के अंदर है. बुक के स्ट्रेट एक्सेस सवाल है वो, स्ट्रेट एक्सेस. चले सर अब आ जाते हैं. आजकल का स्टोरी टाइम है कि जर्नलाइज हम लोगों को बहुत ज़्यादा कर देते हैं. पिछले दिनों में एक पॉडकास्ट सुन रहा था. एक साहब हैं, साद हाशमी करके उनका नाम है, आपने शायद सुना हो नाम. अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तानी. और आपको पता है ना कि जो है, जो भी आदमी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पूछें क्या कि सर जो भी आदमी अगर पाकिस्तान से बाहर जाता है, सही है सर? नहीं, फिर देखो अगर पाकिस्तान से बाहर जाके जो है ना पैसे कमाना, कामयाब होना बहुत आसान हो जाता है पाकिस्तान में. कैसे भाई? आप पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, आप जितना कमा रहे हैं उसी हिसाब से आप खर्च भी करें, बट वहाँ पे फिर भी सेविंग हो जाती है. मतलब मेरे पास कुछ स्टूडेंट है CA क्वालिफाइड, पिछले दिनों की बात है, PwC जद्दा में. बोलते हैं सर यहाँ पर जितना एक फ्रेश क्वालिफाइड का मैक्सिमम पैकेज आप अज्यूम कर सकते हैं ना, फ्रेश क्वालिफाइड का मैक्सिमम आजकल चल रहा है तकरीबन, आप ये समझें 3.
मैक्सिमम चल रहा है 3, मैक्सिमम सही है। एवरेज चल रहा है 2.25 2.5, सही है। 2 से लेकर 2.5 के दरमियान एवरेज चल रहा है, 3 इज मैक्सिमम। बोलते सर उसका मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 टाइम्स वहाँ पे हमारी सेविंग हो जाती है सऊदी में। बस जितना वो कमा रहे हैं उतना हम क्या कर रहे हैं। बोलते सर हम तो यहाँ पर कैसे वायबल होंगे, हम तो यहाँ पे शूट ही नहीं कर सकते। बोलते सर हम तो इसी तरीके। लेकिन सर एक बात सुनाए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखें अमीर होना जो है ना, कोई अगर पाकिस्तान में रह करके वेल्दी रिच बनेगा ना माशाल्लाह, उसको बाहर जाके तो नॉर्मली यूजुअली लोग हो ही जाते। लेकिन सर यहाँ पर जर्नलाइज ना करें। मैं 7 पॉइंट ये था को 7 भाई मैं उनकी बातें सुनता हूँ, अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 7 भाई पाकिस्तान से बाहर गए, वो उनको पता है क्या करें। हाँ पर तो लोगों में सेंस ही नहीं है, कुछ नहीं है, ढाबों पे बैठे हुए होते हैं, सही है, रात भर। मैंने कहा यार देखो 2 बातें हैं। पहली बात आपको पता है ढाबों पे करोड़ों की डील्स होती हैं। ढाबों पे बैठ के लोग चाय पे बैठकर करोड़ों की डील्स करते हैं। दूसरी बात 7 भाई, आप जो एंटरटेनमेंट सुकून घूम फिर कर ढूंढते हैं, ये बातें करते हैं यार, वहाँ पर लॉन्डों को रोज़ रात को बैठ करके दोस्तों के साथ लूडो खेल के, वो अपना चेस खेल के, पत्ते खेल के उनको मिल रहा होता है, सही है। तो आप जर्नलाइज ना करें। वाकई में शायद आप और मैं अगर बात करें ना, सर हम लोग भी शायद रात को जाकर ढाबों पे, हम में से मेजॉरिटी कैरम बोर्ड वाली आवाम नहीं होगी, मेजॉरिटी लूडो वाली आवाम। सर हमारे लिए इंटरटेनमेंट का सोर्स कुछ अलग है, सही है, हम किसी और। लेकिन सर पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि भाई उनके लिए, किनके लिए, उनके लिए इंटरटेनमेंट का सोर्स है। उनको सुबह दुकान पर जाना है 11-12 बजे, फिर वो रात को वो 2-3 बजे तक दोस्तों के साथ बैठेंगे, तो वो कहते हैं भाई हम इसके बगैर हमें मज़ा नहीं आता है ज़िंदगी में, ये हमारे एंटरटेनमेंट है। आप और मैं कहते हैं कि यार दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले चलते हैं, कुछ खाना खाने चले चलते हैं, वो एंटरटेनमेंट। तो जर्नलाइज ना करें। हर आदमी को अल्लाह ने क्या किया है, अपनी टोपी किसी और का, यार मुझे ये अच्छा लग रहा है तो उसको भी अच्छा लगना चाहिए। क्यों भाई, उसकी ज़िंदगी का रूल अलग है। मेरे जितने भी दुकान वाले दोस्त हैं जिनके साथ मैं बहुत कम चिल आउट करता हूँ, क्योंकि उनके मुँह में गालियाँ बहुत है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यार वो रोज़ ढाबों पर बैठ रहे, उनकी एक अलग सेटिंग है और वो ऐसी। और मैं आपको सच बताऊं, उनमें से कुछ की ऐसी सेटिंग, हालांकि मैं बहुत कम बैठता हूं, लेकिन मुझे पता है यार अल्लाह ना करे कुछ मसला हो मेरे साथ या उनके साथ, एक कॉल पे हम लोग गए, वो भागते हुए आएंगे। हालांकि उनका सर एक अलग मिजाज है, तो आप अगले के मिजाज को क्या करें सर, स्वीकार करें, जर्नलाइज ना करें। हम जर्नलाइज करते हैं कि नहीं नहीं भाई ये तो गलत ही ढाबों पर बैठना। क्यों गलत है भाई, अगला उससे इंजॉय कर रहा है। मुझे लगता था कि इस इलाके में बहुत सारे ढाबे हमारे हो गए, PCHS में मैं अगर बात करूँ, लेकिन मैं, और मुझे लगता था भाई इतने चाय पीने वाले कहीं, लेकिन रमज़ान में और वीकेंड्स पे मेरी ये अजम्पशन गलत साबित हो गई। रमज़ान में एक ढाबा खाली नहीं नज़र आता था, और अभी वीकेंड्स पे भी हर ढाबे पे 80 to 85% मिनिमम कैपेसिटी है। जर्नलाइज ना करें, जो आपको अच्छा लगता है वो आपको लगता है, ज़रूरी नहीं वो अगले को भी अच्छा लगे। हम मिलेंगे कल बायोलॉजिकल एसिड के साथ, जिसमें आप सीखेंगे कि धुम्बे के जिस्म पे बाल आ जाए, उसकी क्या काउंटिंग होगी। चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।